देखिए हमारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है कि हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेटल्स की। तो फर्स्ट वी आर स्पीकिंग अबाउट मेटल्स, हाउ मेटल्स, resistivity of metals changes with temperature. So you see, as we increase temperature, you know resistivity is equals to m upon n e square tau, यही होता है ना? हाँ। As we increase temperature, m e तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m e, ठीक है। हाँ। और मेटल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो n है ये है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ। तो ये भी कांस्टेंट रहता है क्योंकि मेटल के तो सारे इलेक्ट्रॉन वैसे ही फ्री होते हैं। हाँ। ठीक है, तो as we increase temperature, mass of electron, charge of electron और number of free electron per unit volume n remains constant। ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है बेटा, ये तीनों तो कांस्टेंट रहते हैं। हाँ। लेकिन ये जो टाउ है ये चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? रिमेन कांस्टेंट, बट थर्मल स्पीड चेंजेस। जो थर्मल स्पीड होती थी, आपको याद होगा थर्मल स्पीड मैंने बताई थी, यू थर्मल इज इक्वल्स टू रूट 3 kT बाई m, बताया था मैंने। हाँ। तो ये थर्मल स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक। तो वो तो इंक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज पे, हाँ। बट थर्मल स्पीड इंक्रीजेस। तो जब इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा, इंक्रीजेस। सो रिलैक्सेशन टाइम, सो टाउ डिक्रीजेस। हाँ। अब बेटा टाउ अगर डिक्रीज करेगा तो रो तो बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा। देन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, हाँ। देन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आ गई? हाँ आ गई सर। ठीक है, तो आपने साफ साफ देखा कि अगर मेटल्स में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगी, और थर्मल स्पीड बढ़ेगी तो टाउ रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। ठीक है, इसके बाद आगे सुनिए। अगली बात है बेटा कि अगर रो बढ़ रहा है तो किस रिलेशन में बढ़ रहा है? तो रो का बढ़ने का रिलेशन होता है कि मान लीजिए ये टी टेम्परेचर पे रो है और ये है रो एट जीरो टेम्परेचर, 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये है रेजिस्टिविटी एट जीरो टेम्परेचर। तो एट सॉरी टी एट टी टेम्परेचर, ये है रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर, ये है रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर। हाँ। अल्फा क्या है? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चे? हाँ। और ये है टेम्परेचर चेंज, टी टेम्परेचर चेंज है, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 0 था तो टी माइनस 0 तो टी आ जाएगा ना। हाँ आ जाएगा। तो इस रिलेशन से आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी वो निकाल दोगे। ठीक है बेटा? हाँ सर। दूसरी बात एक और देखिए, दूसरी बात हमारी ये है कि अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं कि रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है, तो मैं मेटल का ग्राफ दिखा रहा हूं। देखो, फॉर मेटल्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है।
ठीक है, अच्छा। मतलब मैं अगर तुम्हें दिखाऊं तो बीच में तो स्ट्रेट लाइन होता है, हाँ। लेकिन लास्ट में हल्का सा कर्व हो जाता है और ऊपर जाके भी कर्व हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो बीच में स्ट्रेट लाइन रहता हाँ। है बस। ठीक है। ये मेटल्स का बनाया है मैंने विद टेम्परेचर। हाँ। हाँ। और अगर मैं एलॉयस का बनाऊं तो एलॉयस का स्ट्रेट लाइन होता है बिल्कुल, ठीक है सर। एलॉयस का स्ट्रेट लाइन होता है, हम्म। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये किस, हाँ सर। ये मेटल्स का है ये वाला, तो ये है मेटल्स के लिए, हाँ। और वो ये एलॉयस के लिए है, ठीक है बच्चे, हाँ सर। समझ में आ गया। हाँ आ गया सर। तो आपको रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस पता चल गया टेम्परेचर पे, हम्म। पता चल गया बेटा। हाँ सर बदल गया। अच्छा एक और बात, आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है आर, दैट इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यस। यही होता है। हाँ। तो हाँ। अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी तो हाँ। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, हाँ ठीक है। रजिस्टर भी बढ़ जाएगा। हाँ। तो इस बात को ध्यान रखिए कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, देयरफॉर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। नोट डाउन करिए इसको ओके। फटाफट, इसको नोट डाउन करिए आप। अब देखिए, तो इससे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेटल्स के बारे में मैंने बता दिया कि मेटल्स में क्या होता है। अब हाँ। आगे देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल और इंसुलेटर्स की। ठीक है। तो देखिए नॉन मेटल एंड इंसुलेटर, लो। तो सेकंड है नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल नहीं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, अच्छा। और सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होगा कि एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, हम्म। एम और ई कांस्टेंट रहेगा, रिमेन अ- कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है। बट थर्मल हाँ। स्पीड इंक्रीजेस सो टाउ डिक्रीजेस, ठीक है। हाँ। यहां तक तो ठीक है। हाँ सर। अब इसके बाद देखो, बट with increase in temperature, in temperature n increases exponentially, हाँ। increases exponentially, so overcome decrease in tau, hence resistivity decreases with increase in temperature, ठीक है। हाँ सर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ आ गई। तो as you increase temperature, mass of electron and charge of electron remain constant, but thermal speed increases, जो हमने पिछली बार भी बताया था, so tau हाँ। decreases, tau तो डिक्रीज हो गया, but हाँ हो गया। n increases exponentially, क्योंकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब ठीक एनर्जी है। बढ़ जाती है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, मतलब इतने अच्छा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं कि जो टाउ में डिक्रीज हो गया है हम उसको भी ओवरकम कर लेते हैं, अच्छा। ठीक है। हेंस हाँ। रेजिस्टिविटी
डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। इसका जो वेरिएशन ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, इधर आपने रेजिस्टिविटी ले रखी है, इधर आप टेम्परेचर ले रखा है, और ग्राफ कुछ इस तरह से आता है आपका, ठीक है? हाँ सर। और अगर फिजिकल इक्वेशन देखोगे तो रो एट टी टेम्परेचर इक्वल्स टू रो एट जीरो टेम्परेचर 1। अब यहाँ पे अल्फा इस बार नेगेटिव होता है तो माइनस अल्फा टी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर। तो मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। तो आपने देखा कि मेटल्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टिविटी घटती है, जबकि इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटती है और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, उल्टा होता है। तो तुमको ये समझ में आ गया बिहेवियर ऑफ रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर? आ गया। चलिए ठीक है, इसके बाद हम दूसरा फैक्टर की बात कर रहे हैं कि अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो लेट्स सी। अच्छा वॉल्यूम। हाँ जी, अब आगे देखिए आप, अब फिजिकल चेंज कर रहे हैं हम। अच्छा तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि फिजिकल चेंज करने से रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लेंथ चेंज करोगे, एरिया चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही रहेगा। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि विद चेंज इन वॉल्यूम। तो पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि विद चेंज इन लेंथ और एरिया। लेंथ एंड एरिया ना? लेंथ और, अच्छा और, हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, हाँ देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है। चलिए, लेकिन अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। तो देख लीजिए, पहला मेरा केस है जब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। तो फर्स्ट केस व्हेन वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है बेटा आप फिजिकल चेंज तो कर रहे हो लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रहेगा? तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा आइदर बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। ठीक है सर। तो आपने कंडक्टर में क्या किया, आपने कंडक्टर को या तो स्ट्रेच कर दिया या कंप्रेस कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। तो सपोज करो कि पहला केस मैं लेता हूं कि मान लीजिए वो लेंथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हाँ लेंथ की बात कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि मैंने लेंथ को बढ़ा दिया या घटा दिया बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ तो वो सब जब वो लेंथ की बात कर रहा है तो हम भी लेंथ की बात करेंगे। तो रिलेशन होता है हमारा R इक्वल्स टू रो L बाई A। ठीक है। और वो सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है तो आप एक काम करो, A को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करेंगे? लेंथ से मल्टीप्लाई करो और लेंथ से डिवाइड करो। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ तो वॉल्यूम हो गया ना। हाँ वॉल्यूम हमने पहले ही कांस्टेंट ले रखा है, देखो। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है। और रो तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, रो तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। हाँ तो रिलेशन क्या बच गया? अगर आप लेंथ की बात करोगे वॉल्यूम कांस्टेंट में, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में, तो R का रिलेशन आ गया लेंथ के साथ। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। हाँ और रिलेशन बनेगा R1 by R2 is equals to L1 by L2 का होल स्क्वायर। यही रिलेशन आ जाएगा।
हाँ यही आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्रेंसेस में इस रिलेशन से क्वेश्चन फटाफट निकल जाते हैं 2 स्टेप में। अच्छा। कैसे निकल जाते हैं? अब मान लीजिए उसने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, उसने कहा कि मैंने लेंथ को 4 टाइम कर दिया, हाँ तो लेंथ बिकम 4 टाइम बाय स्ट्रेचिंग, बिकम 4 टाइम बाय स्ट्रेचिंग। तो इसने सिर्फ लेंथ की बात की है ना, हाँ तो जब लेंथ की बात की है और वो भी क्या कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, हाँ तो लेंथ बिकम 4 टाइम बाय स्ट्रेचिंग, देन न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? तो नया रिलेशन ये है ना। 16 टाइम हो जाएगा। देखो एल स्क्वायर पे डिपेंड करता है, हाँ तो आर फाइनल इक्वल्स टू आर इनिशियल इनटू 16 टाइम हो जाएगा। सीधा समझ में आ गया हमको? हमको कुछ भी सोचने हाँ की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ इसी तरह अगर आप मान लीजिए उसकी लेंथ 1% बढ़ा देते, ठीक है। लेंथ कितनी बढ़ाते? 1%, 1%। तो तो उसके मैं रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता? रफली 4%। अच्छा। आर की कितनी, सॉरी लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है ये? सॉरी 2 पावर पे, मैंने 4 हाँ बोल दिया, सॉरी 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो 2% चेंज आता है रेजिस्टेंस 2%। के अंदर। यस, हाँ 2% चेंज आता। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ और अगर 25% लेंथ को चेंज कर देता, इंक्रीज कर देता, हाँ लेंथ अगर 25% इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस 50% इंक्रीज हो जाता। अच्छा। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ हाँ क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो वहां टाइम हाँ बचाने के लिए हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ तो इसको नोट करो फटाफट। तो इसमें हमने क्या बात की? अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ की बात करता है कि स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग से लेंथ बढ़ रही है घट रही है, तो उस केस में हम ये वाला केस यूज करेंगे कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर। हम एरिया की बात ठीक ही है। नहीं करेंगे क्योंकि एरिया हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहता हाँ है, ठीक है। अब देखो हाँ दूसरा केस, हाँ लेकिन अगर वो एरिया की बात करे, तो अगर वो सिर्फ थिकनेस की बात कर रहा है तो हम लेंथ की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो उसको भी देख लो। हाँ तो अगर वो आपसे सेकंड केस में बात कर रहा है, सिर्फ किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है एरिया हाँ ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस, ठीक है। तो जब इसकी बात कर रहा है तो r इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। हाँ अब इस केस में आप l हटाइए, तो l को हटाने के लिए आप a से मल्टीप्लाई कीजिए, a से डिवाइड कीजिए, तो हाँ ये l इंटू ए वॉल्यूम हो गया, ये कांस्टेंट है, और रो तो कांस्टेंट है ही, तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो क्या बचा? r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, यही बचा। हाँ तो रिलेशन क्या बना हमारा? हमारा रिलेशन बना r1 बाई r2 इज इक्वल्स टू a2 बाई a1 का स्क्वायर, और एरिया को हम रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, ये आ जाएगा r2 बाई r1 की पावर 4, और जो रेडियस का रेशियो होता है वही डायमीटर का रेशियो होता है, तो d2 बाई d1 की पावर 4। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आ गया सर। तो देखिए कि जब वो स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग करेगा उस टाइम क्वेश्चन में अगर सिर्फ उसने एरिया या थिकनेस की बात की, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, लेंथ को बिल्कुल भूल जाओ, लेंथ की बात ही मत करो। अब जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि रेडियस कितनी कर दी आपने? 4 टाइम, और रेडियस को 4 टाइम किया, यानी कंप्रेस किया होगा आपने बाय कंप्रेसिंग। तो बताइए कितना हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस? तो आप देखिए कि एक तो हमारा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो भी कितनी पावर पे प्रोपोर्शनल है? 4 पावर पे। तो 4 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 256। 256, बिल्कुल सही है।
तो रेजिस्टेंस और क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/256 टाइम। कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस का 156 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, 1/56 हो जाएगा। हाँ 256। हाँ 1/256। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मेरे को। आ गया आ गया आ गया। पक्का ना, हाँ ठीक है। तो करिए इसको नोट डाउन। आपने देख लिया कि अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी हम स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ की बात करेंगे तो पिछली बार हमने बता दिया आपको, और सिर्फ एरिया और थिकनेस की बात करेंगे तो ये बता दिया हमने। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, मतलब आप वायर की लेंथ इंक्रीज कर रहे हो कैसे, और नया वायर ऐड कर दिया आपने, तो जब नया वायर ऐड कर दिया आपने तो फिर तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो अब इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं हम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो सेकंड केस है आपका when volume is not constant। तो सेकंड केस when volume is not constant। अब इसमें तीन केस बनेंगे। पहला केस कि जब सिर्फ लेंथ को चेंज करेगा। क्या करेगा, सिर्फ लेंथ को चेंज करेगा। तो इसमें पहला केस बनेगा when only length is changed। when only length is changed। ठीक है। तो जब सिर्फ लेंथ चेंज की है उसने, तो उस केस में क्या होगा, R is directly proportional to L और R1/R2 is equals to L1/L2, सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है R is equals to ρL/A। ना तो A चेंज किया उसने, ना रो चेंज किया उसने, सिर्फ L चेंज किया है। और कैसे चेंज किया है, पहले एक वायर था, अब एक नया उसी मटेरियल का एक और वायर लगा के उसने लेंथ को बदल दिया। ठीक है, हाँ सर। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो इसमें जैसे क्वेश्चन आता है कि इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, to 4 times by कैसे, by adding additional wire, by adding identical wire of same material। ठीक है, तो यहां पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना, तो लेंथ ऑफ वायर हमने इंक्रीज की 4 टाइम बाय एडिंग आइडेंटिकल वायर ऑफ सेम मटेरियल। तो आइडेंटिकल वायर है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उतना ही है, और सेम मटेरियल मतलब रो भी उतना ही है। देन न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, अब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो लेंथ आपने अगर 4 टाइम कर दी तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम हो जाएगा। तो R final equals to R initial into 4। ठीक है, हाँ। चलिए तो इसको नोट कीजिए फटाफट 1 मिनट में।
हाँ सर हो गया। हो गया? अच्छा एक मिनट। अच्छा इसके बाद आगे देखिए, तो देखिए मैं इतना डिटेल नोट डाउन करिए इसको। हाँ हो गया। हो गया बेटा? चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरे पास। अभी पीछे मैंने आपको रेजिस्टिविटी के चेंज बताए थे विद टेम्परेचर, उसी के ऊपर क्वेश्चन है एक मेरे पास। तो क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल is 1 ohm meter, ठीक है? हाँ Then at what temperature resistivity become 2 ohm meter if alpha is equals to 0.00125 per degree C? बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, बताइए। हाँ। इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मैं और दे रहा हूं आपको कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल इज 1 ओम मीटर, ठीक है? कब? एट 0 डिग्री सी, देन एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है? तो ये जो 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे है। अच्छा हाँ हाँ करिए, तो निकला हाँ कितना? सेल्सियस 827। में नहीं रहेगा ना। कितना? हाँ कितना हाँ आ रहा है? 827। हाँ तो आपका आंसर आ रहा है 827 डिग्री सी। चेक कर लें इसको, लेट्स सी ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं। आपको याद होगा हमारी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था, रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सी 1 प्लस अल्फा टी, यही था ना? हाँ तो यहाँ पे उसने आपसे पूछा है कि 1 डिग्री पे आपकी रेजिस्टिविटी कितनी है, तो ये तो दे रखा है तुमको 1, और 1 प्लस अल्फा दे रखा है 0.00125, यही दे रखा है। हाँ और टी निकालना है हमको, जबकि रेजिस्टिविटी हाँ है टी टेम्परेचर मान लीजिए उसने दे रखी है 2 ओम मीटर, ठीक है? तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसको सॉल्व करिए सीधे सीधे। तो 1 से यहाँ पे काटेंगे, 1 से तो कुछ मतलब फर्क पड़ता ही नहीं है, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.00125 टी। अब इस 1 को भी उठा के कर लीजिए, तो 1 इक्वल्स टू, तो 1 अपॉन 0.00125 इज इक्वल टू टी। तो एक काम करिए, यहां से 3 पावर हटाइए तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो जब 3 पावर हटा के ऊपर 1000 लाएंगे तो ये आ गया t इक्वल्स टू 1000 अपॉन 1.25, ठीक है बेटा? और 1.25 का मतलब कितना होता है? 5/4। 5/4
तो इसका मतलब ये हो गया 800 आ गया बेटा इनको। एरर हो रहा है, कैलकुलेशन है। इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई आपकी। हम्म। ये आना चाहिए 800 डिग्री सी। आगे बात समझ में? हाँ सर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते थे, ठीक है। अच्छा मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है एक और, तो इसको हटा दें। हाँ ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है कि आपने क्या किया, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन कराए थे, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 हाँ कि लेंथ ऑफ कंडक्टर is increased by 10% by stretching, हाँ then what is percentage change in resistance? length of a conductor is increased by बताइए, 1 मिनट का क्वेश्चन है, मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है, 1 मिनट लगेगी इसमें बस। हाँ अब बताओ कितना आंसर आया बेटा तुम्हारा? 21। 21% इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अच्छा कैसे निकाला आपने? हाँ तो फॉर्मूला पहले एल ले ली ओरिजिनल लेंथ। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम ये सोचते हैं, तो जिसको नहीं समझ में आया वो समझे खाली कि हमने स्ट्रेचिंग की, तो जब भी स्ट्रेचिंग होती है यानी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, हाँ और वॉल्यूम कांस्टेंट में वो- r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर होता है। तो अगर रफ आंसर हाँ बताएं तो क्लियर। इसकी पावर 2% है, अगर l में 10% चेंज हुआ है तो रेजिस्टेंस में 20% चेंज होगा, अगर रफ आंसर देंगे तो रफ आंसर आएगा 20%, ठीक है। और क्योंकि हाँ कभी कभी चॉइसेस बहुत क्लोज होती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो जैसे उसने एक तो 20% की चॉइस बना देगा, एक 21% की हाँ बना देगा, तो जब बहुत क्लोज चॉइस होंगी तो फिर आपको करना पड़ता है सॉल्व। तो उस केस में जब हाँ आप सॉल्व करोगे तो R1 तो तुम्हारा R ही है, R2 निकालना है, इनिशियल लेंथ है तुम्हारी L, फाइनल लेंथ क्योंकि 10% हाँ इंक्रीज हो गई तो 1.1 L हो गई, ठीक है, क्योंकि इनिशियल हाँ कितनी है L और उसमें 1% इंक्रीज किया तो L बाई सॉरी 10% इंक्रीज किया तो 10/100 और इंक्रीज कर दिया, हाँ तो कितना हो गया ये हो गया L प्लस 0.1 L, तो इसका मतलब 1.1 L हो गया, 1.1 L तो देखिए यही है, तो अब L से तो L कट गया, बढ़िया। 1.1 का स्क्वायर कितना आएगा 1.21, तो ये तो आ गया R2 कितना आ गया 1.21 R, तो 21% इंक्रीज हो गया। बिल्कुल, तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज आ गया 0.21 R का चेंज आ गया, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21% आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो जब क्लोज चॉइस होती है तो ऐसे करते हैं, और जब क्लोज चॉइस नहीं होती है तो सीधा पावर देके कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो आपने तो बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट आंसर निकाल दिया, वेरी गुड, और आपने टाइम भी नहीं लिया। इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको अपने दिमाग को खुला रख के सोचना है, ठीक है बेटा। हाँ आज की सर। क्लास हम यहीं पे फिनिश अप करते हैं, अच्छा बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। हाँ सर चलिए, और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी फ्राइडे को, ठीक है। और उसमें आपके क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे हम। चलिए बाय।